जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका। प्रतिदिन हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के विषय पे चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्य हम लोगों का है 2023 टीसीएस या आईएएस की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हाँ, ये मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा, लेकिन जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, वो चाहे एसएससी के हों, रेलवे के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, हर जगह बेटा आपके काम आने वाला है। थोड़ा सा सावधानी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। एक चीज आपको बताना चाहेंगे, बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं कि अभी कंपटीशन की जो शिफ्टिंग हो रही है, जो कंपटीशन का डायमेंशन चेंज हो रहा है, अगर उस पर आपकी नजर नहीं है तो आपको तकलीफ होने वाली है। एक अच्छे परीक्षार्थी के रूप में ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि समय के साथ परीक्षाओं के पैटर्न में और क्वेश्चन पूछने के तरीके में जो बदलाव हो रहा है, यदि उस पर हमारी नजर नहीं है तो हम चूक जाएंगे। क्योंकि हमारे हर ज्ञान का उद्देश्य एक है, वो है हमारी परीक्षाएं बेहतर हो जाए। तो थोड़ा सा आपसे इस विषय पे बात करके हम आते हैं सीधे अपने सब्जेक्ट पर। परीक्षाओं का जो डायमेंशन है आज के दौर में, वो तथ्यात्मक से शिफ्ट हो रहा है अवधारणात्मक की तरफ। यानी तथ्यों पे फोकस कम किया जा रहा है और कॉन्सेप्ट पे, यानी आपकी समझ पे फोकस ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन ढेर सारे मित्रों की परेशानी है कि वो तथ्यात्मक हो जाते हैं, फैक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। डेफिनेटली फैक्ट की तरफ ध्यान केंद्रित करना ही है, आपको तथ्यों पे नजर रखना ही है, लेकिन अवधारणाओं को समझना बहुत आवश्यक है। इसमें एक बड़ी मजेदार बात है कि अवधारणाएं लाइफ में सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है। अगर कॉन्सेप्ट आपका एक बार क्लियर हो गया तो फिर वो लाइफ लॉन्ग आपकी मदद करेगा। तथ्यों की परेशानी यह है कि उसे हम भूलते हैं, कोई भी भूलता है, स्वाभाविक से विषय वस्तु है कि भूल जाना अच्छी बात है। ये मनुष्यों का एक गिफ्ट है ईश्वर का कि हम चीजों को भूल जाते हैं, अच्छी चीजें भी भूल जाते हैं, बुरी चीजें भी भूल जाते हैं। लेकिन परीक्षा के पहले हम उसे रिवाइज करें तो मुझे लगता है तथ्यात्मक चीजें मैनेज हो जा सकती। लेकिन परीक्षाओं के पहले तुरंत आप अवधारणाओं को नहीं पढ़ सकते, इसलिए अवधारणाओं को पहले से क्लियर करिए, सब कुछ साफ करिए। तथ्य तो हम रिवाइज कर लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि परीक्षाओं में क्या बदलाव हो रहा है। हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में इलाहाबाद में जब थे, तब से आज तक कंपटीशन में बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत चेंज हुआ। तो बदलते समय के सापेक्ष आपको, हमको, सबको बदलना होगा। अगर हम बदलते समय के सापेक्ष नहीं बदलेंगे तो हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक नहीं रह जाएंगे। ये ध्यान रखना बेटा। अवधारणाओं पे फोकस करिए। कोई चीज है तो क्यों है, कोई कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो क्यों वाले फैक्टर पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो मित्र हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, जो अभी जुड़ रहे हैं, उनके लिए एक सूचना कि फेसबुक के इसी पेज मतलब आर्या करियर पॉइंट का एक पेज है फेसबुक पर। इसी पेज पर लगभग प्रतिदिन मैं लाइव होता हूं। बीच बीच में कुछ व्यस्तता होती है तो नहीं हो पाता, नहीं तो फिर मैं रेगुलर लाइव होता हूं और एक सिस्टम से ही पढ़ा रहा हूं। जहां मैं छोड़ूंगा वहीं से आगे बढ़ूंगा। तो वहां आके आप प्रतिदिन अगर लाइव क्लास में आ सकें तो बिल्कुल आइए, नहीं तो बाद में भी ये वीडियो उपलब्ध होगा, देख सकते हैं। यह भी अगर छूट जाता है तो यूट्यूब का चैनल इसी नाम से है, आर्या करियर पॉइंट के नाम से, वहां जाके देख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो, बस निवेदन इतना है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और YouTube पे अगर जाते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना निवेदन है। बहरहाल, तो एक चरण हम लोगों ने पूरा किया है बेटा। तो वो नए मित्र जो हमसे अभी भी जुड़ रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा चरण हमने पूरा किया, तो 2 मिनट में हम ब्रीफ करते हैं। एक्चुअल में हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं कि जो भारत का संविधान है, हम लोगों का संविधान है, जो हमारी शासन प्रणाली है, ये शासन प्रणाली जो ऐसी बनाई गई, वो क्यों बनाई गई, उसके ऊपर किन चीजों का प्रभाव पड़ा, काहे प्रभाव पड़ा। हायर कंपटीशन में जा रहा है ना बेटा, तो इन सब चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। तो सभी मित्र, संविधान बहुत सहज है और संविधान बहुत मुश्किल है। जिस नजरिए से आप संविधान को देखें, संविधान वैसा आपको अपना रूप दिखाता है।
तो संविधान को थोड़ा सा अवधारणात्मक पहलू की ओर जाएं तो बात बनेगी। तो मैंने एक दिन आपको ब्रीफ किया था, आज फिर से ब्रीफ करके हम विषय पे आते हैं। जो भारत का संविधान है, या कह सकते हैं कि जो भारत की राज्य व्यवस्था है, जो आज हम लोग शासित हो रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, संसदीय शासन प्रणाली है, जो कुछ चीजें आप देख रहे हैं, ये सब चीजें क्यों ऐसी ही हैं? क्यों नहीं हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना लिया, जैसे यूएसए की अवधारणा है? तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी। उन वजहों को तब तक पता नहीं लगा सकते हम जब तक अपने विरासत की ओर न जाए। यानी ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा विरासत की ओर लौटें, और स्पेशली ब्रिटिश विरासत की ओर, क्योंकि विरासत के नाम पे हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। विरासत के नाम पे हमारे पास फिर ब्रिटेन का एक लंबा शासन था, और ब्रिटेन के शासन के पहले अगर चले तब तो हम राजतंत्र में थे। कानून से शासन का जो तरीका हम लोगों ने देखा या महसूस किया, या जिसके अधीन हम लोगों ने जिया, वो अच्छा रहा हो बुरा रहा हो, वो चर्चा की विषय वस्तु हो सकती है। वो अंग्रेजों के शासन का ही था। तो जो हमारा संविधान है, इस पे कुछ प्रभाव पड़े, थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं और फिर अब बात करते हैं आपसे। कौन सा हिस्सा हम लोगों ने फिनिश कर लिया, कहां हम हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने बताया था कि जो प्रभाव पड़ा था वो दो दिशाओं से पड़ा था। एक मैंने कहा था प्रभाव वैचारिक पड़ा। वैचारिक मतलब किसी के विचारों का प्रभाव पड़ा हमारे संविधान पर। एक मैंने कहा संवैधानिक प्रभाव पड़ा। संवैधानिक इन सेंस कि संविधान की चीजों को हम लोगों ने कहीं से अडॉप्ट किया। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसका भी प्रभाव हम लोग अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम लोग कह सकते हैं बाह्य प्रभाव, और एक को हम लोग कह सकते हैं आंतरिक प्रभाव। मुझे लगता है नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। बाह्य प्रभाव का मतलब समझ में आ रहा है कि दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों से हमने कुछ अवधारणाओं को ग्रहण किया जो हमें सूट कर सकता था, परंतु हमने ग्रहण तो किया लेकिन उसे अपने अनुकूल बनाकर ग्रहण किया। उसकी चर्चा होगी। आंतरिक प्रभाव पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक प्रभाव को भी हम लोगों ने दो भागों में बांट लिया था। एक हमने कहा था कंपनी के शासन का प्रभाव। कंपनी के शासन का प्रभाव, कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी का शासन हम लोगों ने देखा, तो कंपनी के शासन का प्रभाव। लेकिन एक कालखंड ऐसा भी आया हमारा जहां हमारे यहां कंपनी का नहीं वरन किसका, क्राउन का शासन हुआ। क्राउन मतलब सिंबॉलिक नाम है, क्राउन माने ब्रिटेन की संसद का शासन। आप इसका जब संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे तो भारत के संविधान पे प्रभाव का अध्ययन हो जाएगा। तो हम लोगों ने नीचे की ओर से शुरुआत की थी, हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया। अब इसका अध्ययन करने का क्या मतलब था कि कंपनी का शासन अगर आप देखें तो 1765 से 1857 तक था। इसमें क्या क्या नियम अधिनियम आए, पिछले सारे वीडियो में हमने क्रम से बात किया है, विस्तार से समझाया है। ये चर्चा हो चुकी है, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आएंगे इधर, यानी क्राउन का शासन, यानी ब्रिटेन की संसद का शासन जो भारत में स्थापित हुआ, उसका प्रभाव 1858 से 1947 तक था। तो इस बीच में क्या क्या हुआ, इसकी चर्चा आपसे होनी है। तो डायग्राम देख लीजिएगा, इसकी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है, इसकी चर्चा हम करेंगे, फिर हम बाह्य प्रभाव पे चर्चा करेंगे, फिर वैचारिक प्रभाव पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा कंप्लीट किया है। यानी आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है भारत के संविधान पे क्राउन के शासन का प्रभाव, यानी ब्रिटेन की संसद का प्रभाव क्या पड़ा। तो थोड़ा सा उसको देखिए। सॉरी, कौन कौन सा अधिनियम, कौन कौन से एक्ट आए, चर्चा उस पे होनी है। पढ़ते समय हमेशा दो बातों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए हमारे मित्रों को।
अनुभवी आप भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ सलाह है आपके लिए कि हमेशा पढ़ते समय मैक्रो और माइक्रो दोनों चीजों पे फोकस करना है। यानी कुछ बड़ी बड़ी चीजों पे नजर बना के रखिए, जिसको अवधारणात्मक कह सकते हैं, और कुछ छोटी छोटी चीजों पे नजर बना के रखिए। तो हम अभी आपको बताते हैं कि उसे कैसे आप करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है क्राउन के शासन का क्या प्रभाव पड़ा। तो क्राउन का शासन यानी ब्रिटेन की संसद का जो शासन रहा भारत पर, वो शासन रहा 1858 से सन 1947 तक। इस बीच में क्या क्या हुआ, कौन कौन से अधिनियम आए, क्या उन अधिनियमों का हमारे संविधान पे कहीं कुछ लक्षण दिखता है, ये जब तक हम इन अधिनियमों को नहीं देखेंगे तब तक लक्षण भी नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा इस पे बात करने की आवश्यकता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कंपनी के शासन के समय मैंने कई दफा बताया कि कंपनी के शासन के समय ब्रिटेन की संसद भारत पे शासन नहीं करती थी, या ब्रिटेन की सरकार भारत पे शासन नहीं करती थी। भारत पर ब्रिटेन की एक कंपनी का शासन था। लेकिन इस कालखंड में बिचौलिया यानी कंपनी बीच से हट गई। अब भारत सीधे गवर्न होने लगा ब्रिटेन की संसद से। मैंने आपको शुरू में बताया था पहले दूसरे वीडियो में, जिन मित्रों का छूटा हो यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, यही है यूट्यूब का एड्रेस, चैनल का नाम आर्या करियर पॉइंट। इसमें मैंने आपको क्या बताया, फिर से देख ले। जैसे एक तो ब्रिटेन में क्राउन यानी यूं कह लें ब्रिटेन की संसद, और ब्रिटेन की एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, और कंपनी ने कब्जा कर लिया भारत पर। तो भारत पे शासन ब्रिटेन की कंपनी का था, ना कि भारत पे शासन क्राउन का था। हाँ, ये अलग बात है कि जो कंपनी थी वो ब्रिटेन की थी। तो ब्रिटेन की कंपनी थी तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ नियम कानून बनाते थे और खामियाजा हम ही भुगतते थे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आम जनता के लिए कानून बनाइए या पुलिस के लिए कानून बनाइए, भुगतान तो आम जनता ही करेगी। पुलिस के लिए आपने कानून बना दिया कि रात के 8 बजे के बाद सड़क पे कोई नहीं दिखना चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी है, तो भी आप भोगेंगे। और सीधे आपके लिए कानून बना दिया जाए कि रात के 8 बजे के बाद सड़क पे नहीं दिखेंगे, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों में अंतर दिख रहा है। एक सीधे आपके लिए बनाया गया और एक पुलिस को निर्देशित किया गया। असर तो हमारे ऊपर ही होगा ना बेटा। वही मामला था कि क्राउन भारत के लिए नियम नहीं बनाता था, बना भी नहीं सकता था, क्योंकि भारत उनका कुछ था नहीं। कम से कम 1765 से 1857 तक भारत पर इनका कोई दावा नहीं था। वो दावा कैसे हुआ हम चर्चा करेंगे भी आपसे। लेकिन इस कालखंड में अगर आप देखें तो इसका भी डायग्राम देख लीजिए। अब हो गया क्राउन और अब हो गया सीधे भारत, यानी अब भारत पर सीधे शासन किसका हो गया? क्राउन का हो गया, ब्रिटेन की संसद का शासन हो गया। ये बिचौलिया देखिए हट गया। अब भारत के प्रति सीधे सीधे इनकी जिम्मेदारी थी, या ये सीधे सीधे भारत के प्रति जवाबदेह थे। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था उन लोगों ने स्थापित नहीं किया, वो चर्चा बाद में होगी। तो मुझे लगता है कि दिमाग में आया होगा, इसको थोड़ा दिमाग में रखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्राउन के समय थोड़ा सा तथ्यात्मक चीज है बेटा, उस पर चर्चा कर लें। क्राउन के समय जो जो अधिनियम आए, पहले उसकी एक लिस्टिंग करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा अधिनियम हम लोग के अध्ययन के क्षेत्र में है, और उन अधिनियमों का भारत के संविधान पे कैसा प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। तो पहला जो अधिनियम था उसको हम लोग बोलते थे क्राउन के शासन के अधीन, उसका नाम था द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट। यह अधिनियम लाया गया था सन 1858 में। हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो अच्छे शासन के लिए अधिनियम। कितने अच्छे शासन के लिए था अभी हम लोग अध्ययन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा,
इंडिया काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, और वो था बेटा 1861। फिर तीसरा, उसका भी नाम था इंडिया काउंसिल एक्ट, लेकिन वर्ष हो गया 1892। फिर आया चौथा जो अधिनियम था, उसका भी नाम यही था, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। फिर पांचवा जो अधिनियम है जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है, वो है इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन के आधार पर। छठवां जो आया बेटा, उसका भी नाम था इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935। अगला अधिनियम जो आपको पढ़ना होगा वो है इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो ये जो अधिनियम है, इन पे व्यापक समझ होनी चाहिए, व्यापक दृष्टि होनी चाहिए। सूक्ष्मता में जब जाएंगे तो इनकी छोटी छोटी बातों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार हमारे संविधान पे इनका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। पहला है द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, फिर इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, फिर इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1919, फिर इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935, फिर इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके द्वारा भारत स्वतंत्र हुआ। मैंने क्या बोला था, पढ़ते समय माइक्रो और मैक्रो दोनों पे नजर रखना है। तो जब भी हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमेशा दृष्टिकोण हमारा दो होगा, और नहीं तो फिर धोखा होगा आपको कंपटीशन में। एक को हम लोग कहते हैं बेटा माइक्रो, और एक को कहते हैं मैक्रो। मैक्रो का अभिप्राय है कि पहले इसको देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर ध्यान से देखें तो इंडिया काउंसिल एक्ट 3 ठो है, यानी भारत परिषद अधिनियम कितने लाए गए, 3 है। प्रश्न यहीं से शुरू हो सकता है, पहला कौन है, आखिरी कौन है, दुनिया भर की चीजें। भारत शासन अधिनियम 2 आए, 1919, 1935, दिमाग में रखना है। काउंसिल एक्ट है तो इसका मतलब काउंसिल में कुछ किया गया होगा, गवर्नमेंट एक्ट है तो शासन में कुछ किया गया होगा। तो थोड़ा सा जैसे कोई एक्ट आपको समझ में आए तो मोटी मोटी बात फ्लैश हो जानी चाहिए, सूक्ष्मता पे तो बात की बात है। तो मैं थोड़ी सी ब्रीफ कर रहा हूं बेटा, थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, फिर एक एक अधिनियम की हम चर्चा करेंगे। आगे के जितने भी क्लासेस होंगी हम बारी बारी से उस पर चर्चा करेंगे। और जितने मित्र हमारे जुड़े हैं कम से कम वो शेयर करें, बाकी हम चर्चा कर रहे हैं। इस अधिनियम में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस अधिनियम के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। मोटी मोटी बात दिमाग में रखना है। 1858 का अधिनियम वो है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन को ब्रिटेन के क्राउन अर्थात ब्रिटेन की संसद को दिया। इंडिया काउंसिल एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट पे अगर आप नजर रखें तो इसमें सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है, सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई, जो इसकी सबसे बड़ी बात समझ में आती है। मोटी मोटी बातों पे थोड़ा नजर रखिए। 1892 का जो परिषद अधिनियम है, इसमें जो सबसे बड़ी बात नजर आती है वो ये कि भारत में प्रत्यक्ष भले ही नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो गई। 1909 का जो परिषद अधिनियम है ये बड़ा कुख्यात है, ये विख्यात नहीं है बेटा, ये कुख्यात है।
क्योंकि इसी अधिनियम से भारत में पहली बार सांप्रदायिकता की शुरुआत की गई, यानी पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पर भारत में हिंदू और मुसलमान की शुरुआत हो गई। इसीलिए कुख्यात कहा जाता है। और इसकी परिणति यह हुई कि 1947 तक आते आते देश का विभाजन भी हो गया। इंडिया गवर्नमेंट 1919, जब आप इसको पढ़ेंगे तो दो चीजें दिमाग में तुरंत फ्लैश होनी चाहिए, बाकी छोटी छोटी चीजें तो पढ़नी ही है। पहली चीज कि भारत में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित हुई, यानी दो सदन बना दिए गए थे भारत में, उच्च सदन और निम्न सदन। उनका नाम क्या था, उनका डायग्राम कैसा था, उनकी डिजाइन कैसी थी, व्यापक चर्चा होगी तो मैं बात करूंगा। लेकिन एक खासियत और है बेटा, जो बार बार कंपटीशन पूछा गया, कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, डायआर्की, जिसके लिए जाना जाता है। 1935 का अधिनियम बहुत ही शानदार अधिनियम है, अब तक का सबसे व्यापक अधिनियम था। 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी, लगभग आज के संविधान जैसा था। और मुझे लगता है हर बच्चे ने पढ़ा होगा कि हमारे संविधान पे सबसे ज्यादा असर इसी का हुआ है। 70% से अधिक हमारा संविधान 1935 का अधिनियम है, और ये अंग्रेजों ने बनाया। इसकी चर्चा होगी, क्या खासियत थी बेटा इसकी, वो थोड़ा सा देख लें। इस अधिनियम में भारत को पहली बार संघात्मक स्वरूप यानी फेडरल नेचर देने की कोशिश हुई, जो कोशिश सफल नहीं हो पाई। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को एक संघात्मक स्वरूप बनाने का प्रयास तो किया ही था। जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो एक बात ध्यान रखिए कि भारत कानून से स्वतंत्र हुआ है। ब्रिटेन की संसद ने भारत को स्वतंत्र करने का विधेयक पारित किया, और उस विधेयक में बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होगा। तो अंग्रेजों को दौड़ा के, भगा के, खदेड़ के और ये करके वो करके आप स्वतंत्र नहीं हो। उनकी राजी खुशी, उनकी मर्जी से। ये अलग बात है कि उनकी मर्जी मजबूरी में थी या जैसे भी थी, लेकिन उनकी मर्जी से हम स्वतंत्र हुए। तभी तो ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक पारित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और उस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए। क्लियर है बेटा? अब आगे के लेक्चर में हम बारी बारी से एक एक अधिनियम पे चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है कि कुल 7 अधिनियम है, तो 7 वीडियो मैं आपसे चर्चा करूंगा। हमारे मित्र शेयर करें बेटा ज्यादा से ज्यादा, बस यही विनम्र निवेदन है आपसे। जो लोग लाइन पे हैं वो शेयर करें। छूटता है जिन मित्रों का, यूट्यूब चैनल पे जाइए, आर्या करियर पॉइंट के नाम से चैनल है, हर वीडियो आपको डिटेल में मिलेगा। तो आज मैंने एक थोड़ा सा ब्रीफ किया कि क्राउन के शासन का जो हमारे संविधान पे प्रभाव पड़ा, वो ये अधिनियम लाए गए इस बीच में। और इन अधिनियमों में क्या क्या खास बात थी, कहां कहां से हमारा संविधान प्रभावित हुआ, इसकी तो व्यापक चर्चा करनी पड़ेगी बेटा। एक एक अधिनियम को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज के दिन जो हम आपसे बात करें, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि इन चीजों पे आपकी नजर हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, और मोटी मोटी मैक्रो चीजों पे आपकी दृष्टि पड़ जाए। फिर से मैं रिपीट करूं, जब भी कोई अधिनियम दिखे तो उसमें एक खास बात होती है जो फ्लैश करती है, कौंधती है। उस पे आपकी नजर हर हाल में रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो देखा है प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर वही पूछ लेते हैं। माइक्रो लेवल पे जाके सूक्ष्मता से हम उन चीजों का विस्तार से तो अध्ययन करेंगे ही, हायर कंपटीशन में है। लेकिन जैसे कोई अधिनियम दिखा, उसकी एक खास बात जरूर होती है जो फ्लैश आउट हो जानी चाहिए। जैसे फिर से मैं रिपीट कर दूं, 1858 जैसे ही नजर पड़े, पहली चीज फ्लैश होनी चाहिए कि सत्ता का हस्तांतरण हो गया, भारत और ब्रिटेन की संसद के अधीन हो गया। अब तब क्या हुआ होगा देखेंगे विस्तार से। इस अधिनियम में सबसे खास बात है, जिसके लिए जाना जाता है, बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, कि लॉर्ड कैनिंग ने भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लागू किया, विभागीय व्यवस्था लागू किया, पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया, जिसके लिए जाना जाता है। चीजें और भी हैं, विस्तार से जाएंगे तो चर्चा करेंगे। ये चार्ल्स बर्डेला की मेहरबानी थी, 1892 का परिषद अधिनियम। और चार्ल्स बर्डेला की एक स्पष्ट मानना था कि अब भारत में थोड़ा सा भारतीयों की भागीदारी बनाई जाए। तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही भारत में निर्वाचन का प्रारंभ हुआ, यानी भारत निर्वाचन नामक शब्द पहली बार सुना। विधिक रूप से निर्वाचन तो नहीं शब्द प्रयोग किया गया,
लेकिन निर्वाचन की एक तरह से शुरुआत तो हो गई। 1909 बिल्कुल निर्वाचन आ गया, लेकिन एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कि पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पर अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत कर दी, यानी हिंदू मुसलमानों की शुरुआत कर दिया, कानूनी रूप से कर दिया। 1919 की खासियत मैंने बताया। 1919 की जो खासियत थी वो यही थी कि पहली बार द्विसदनी व्यवस्था बनाई गई, यानी भारत में आज जैसा दो सदन बन गया था। दोनों सदनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, उनका नाम क्या था, सदस्यों की संख्या क्या थी, वो कहां से आते थे, विस्तार से चर्चा होगी, हम बात करेंगे उस वीडियो पर। दूसरी खास बात 1919 की कि प्रांतों में डायआर्की, द्वैत शासन लागू किया गया, यानी पहली बार प्रांतों में भारतीयों को भी मंत्री बनने का आनंद मिला, सुख मिला, और बड़े लालायित थे हम लोग मंत्री बनने के लिए। और तब क्या, आज भी बड़े लालायित हैं कि किसी तरह से मंत्री बन जाए, तो जाहिर सी बात है। 1935 के अधिनियम में सबसे खास बात है कि भारत को संघात्मक स्वरूप बनाने की कोशिश किया, एक फेडरल स्टेट बनाने की कोशिश किया। वो कोशिश क्या थी, कैसे थी, हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इसकी दो और बातें आपको ध्यान रखनी है। जो प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में स्थापित किया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब ये प्रैक्टिकल केंद्र में शुरू हो गया, यानी केंद्र में द्वैत शासन चालू कर दिया गया। और मुझे लगता है कि 1947 में सब कुछ उन्होंने हमें सौंप दिया, यानी भारत स्वतंत्र हुआ। तो आज का मेरा उद्देश्य ये था कि क्राउन के शासन के समय कौन कौन से अधिनियम आए, पहले ये आपकी निगाह में आ जाए। मोटी मोटी बातें इन अधिनियमों की क्या थी वो आपके निगाह में आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, कल नहीं होगा तो सोमवार को जरूर होगा, तब हम 1858 द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट पे व्यापक चर्चा आपसे करेंगे, और पूरे दिन हम उसी पे बात करेंगे आपसे। तो आज अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अपना स्नेह बनाए रखिए, सब कुछ तैयार कराएंगे। थैंक यू।